कोई फ़र्क नहीं होता सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत नहीं हारने में। एक ज़बरदस्त टेस्ट मैच था, मतलब देखने में तो काफ़ी मज़ा आया, लेकिन अल्टीमेटली हार्ट ब्रेक ही हुआ। फिर तो ये बड़े बड़े बल्लेबाजों पे सवाल खड़े करते हैं, कुछ भी करो क्रिकेट मत खेलो क्योंकि इस तरह आपका दिल तोड़ दे। कहाँ चूक हो गई, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स मैच में, छोटे छोटे फैक्टर्स नज़र आते हैं। आपको बिग पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। स्टैट है कि आप बमुश्किल 2 बार 150 प्लस चेज कर पाओ टेस्ट में, रांची और गैबा 2021-2024। तो क्यों भारतीय टीम चेज करती हुई चौथी पारी में 150 प्लस नहीं बना पाती है? आपके पास कोई ऐसा प्लेयर क्यों नहीं है जो कहते हैं ना कि हार के जबड़े से जीत को छीन ले आए? प्रेशर बड़े बड़े बैट्समैन को बड़ी बड़ी गलतियां करने पर मजबूर कर देता है, ये सच्चाई है। भारत थोड़ी बेहतर प्लानिंग करता, भाई आकाशदीप को क्यों आपको भेजना चाहिए था नाइट वॉच में? क्या सब कुछ टेक्निकल ही था, या स्ट्रेटजी वाइज भी आपसे कहीं चूक हुई, या मेंटली भी थोड़ा सा आप दबे हुए नजर आ रहे थे क्योंकि आपके 4 विकेट निकल गए थे? तीसरे दिन जो लड़ाई हुई उसने क्या जगा दिया पूरा इंग्लैंड को जगा दिया। शुभमन गिल को उस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। आप विराट कोहली बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि विराट कोहली क्या है, उनको मजा आता था जब ये होता था तो वो अपने गेम के स्तर को एक लेवल ऊपर उठाते थे। वॉशिंगटन सुंदर ने एक दिन मैच से पहले आके कह दिया, अरे लंच तक ही हम खत्म कर देंगे, हम ही जीत रहे हैं। 12 बार डेफिनेटली वर्ड यूज किया था वॉशिंगटन सुंदर ने अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा आपने गिने थे। बट एक साथ जो क्रिटिसिज्म जड्डू की हो रही है कि जड्डू का मैं देख रहा था कि उनका अटैकिंग गेम जो है ना बिल्कुल खत्म हो गया है। तो वही अप्रोच तो आपको इतना करीब दिखे गई, क्या पता वो भी पंत की तरह अप्रोच दिखाते हो, एक हाथ से आके चौका मारते या वैसा, तो क्या पता वो भी जल्दी आउट होते थे। उस जगह पे अगर पंत होते, पंत ठीक है आउट होकर के चले गए, बट पंत मान लीजिए वो टिके होते, तब क्या पंत भी उसी तरीके से खेल रहे होते? या बेन स्टोक्स अगर उस जगह पे बल्लेबाजी कर रहे होते, यही टारगेट होता, क्योंकि एक बार वो कर भी चुके हैं ऐसा, तो क्या बेन स्टोक्स का भी वही रवैया होता? हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। यूं होता कि पंत रन आउट नहीं होते तो क्या होता। यूं होता कि पहली पारी में वो गेंद बदली नहीं गई होती तो क्या होता। यूं होता कि थोड़ी पार्टनरशिप से 1-2 लग गई होती तो क्या होता। यूं होता कि थोड़ी अंपायरिंग अच्छी हो गई होती तो क्या होता। बहुत सारे यूं होता तो क्या होता से चीज़ें जो हैं बदल गईं, और कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है। वही तारीख थी जब लॉर्ड्स के इसी मैदान पर वर्ल्ड चैंपियन बनी थी इंग्लैंड की टीम। बेन स्टोक्स उसमें भी खेवनहार बने थे इंग्लैंड के, और कल भी मतलब ऐसा ही हुआ। एक ज़बरदस्त टेस्ट मैच था, मतलब देखने में तो काफ़ी मज़ा आया, लेकिन अल्टीमेटली हार्ट ब्रेक ही हुआ। नहीं, हार्ट ब्रेक हुआ, और मोहम्मद सिराज के साथ साथ मुझे लगता है आधा देश भी हताश होगा, रोने लायक। मतलब हम यहाँ स्टूडियो में मैच देख रहे थे और हम लोग जब एक समय तो लग रहा था मैच गया पूरा हाथ से, लेकिन जो फिर पार्टनरशिप बनी बुमराह की और जडेजा की, उसके बाद सिराज की, तो मतलब कहाँ 90-10 इंग्लैंड के पक्ष में नज़र आ रहा था। मैच 50-50 का मैच हो गया था, वो कोई भी टीम आज जीत सकती थी। एक गेंद इंग्लैंड को चाहिए थी, 20-22 रन भारत को चाहिए थे, और वहाँ पे जिस अंदाज में सिराज आउट हुए, वो वाकई, अगर आप उसको टीवी पे देख रहे थे और आपके आंखों में आंसू आ गए तो मैं उसको लेके हैरान नहीं होऊंगा। हमारे यहाँ कई थे लड़के जो हम एक साथ मैच देख रहे थे, वो चोक करने लग गए थे, मतलब उस तरह का फिनिश था। और शायद लोग इसलिए भी और भावुक हो गए जिस तरह से, जैसे मैंने कहा, जिस तरह से सिराज आउट हुए, फिर जो उनका रिएक्शन, काफ़ी देर बैठे रहे, और फिर उसका रिएक्शन जब इंग्लैंड के प्लेयर्स जब आए, उनसे मिले, जैक क्रॉली आए सबसे पहले, फिर बेन स्टोक्स आए, करके सब आए जब सेलिब्रेशन खत्म हुए, और वो भी भावुक कर देने वाला लम्हा था, क्योंकि उससे पहले जो 2 दिन बीते थे वो तो बड़ी हॉस्टिलिटी वाले, गुस्से वाले, आग बबूला हुए थे दोनों टीम के खिलाड़ी, गाली गलौज सब कुछ चल रहा था मैदान पे। उसके बाद भी ऑपोजिशन ने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, आप बड़े दिल के साथ खेले, आपने जिगरा दिखाया, हार्ड लक आप हारे हो। तो वो भी बड़ी अच्छी तस्वीरें थे। टेस्ट क्रिकेट के लिए एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट है वो। इसके बाद वो जिमी नीशम का, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप का जिक्र किया, तो जिमी नीशम जब वो वर्ल्ड कप हारे थे, हाँ, तो उन्होंने ट्वीट किया था, है ना, टेक अप बेकिंग और समथिंग एंड डाई एट 60। तो वो कल फिर वायरल हो रहा था कि भाई कुछ भी करो क्रिकेट मत खेलो क्योंकि इस तरह आपका दिल
तोड़ देता है। लेकिन उसी बीच जैसे क्योंकि आप जो 14 जुलाई की बात कर रहे थे, हम सबको ये याद भी था कि वही तारीख है, बेन स्टोक्स से वो हैरानी की बात थी, पता नहीं आपने देखा है नहीं, बेन स्टोक्स ने इसके बारे में बात करी तो उन्होंने कहा कि जब वो जीत गए तो उन्होंने जेफ्रा आर्चर को कहा कि देखिए वही दिन वही मैदान 6 साल बाद वो वर्ल्ड कप फाइनल हो रही है। तो जोफ्रा ने कहा हाँ हाँ मुझे याद है, वो जब गांगुली ने बैल्कनी से वो शर्ट हिलाई थी, लहराई उसी की थी। बात कर रहे हो ना आप? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, वो तो वर्ल्ड कप भी नहीं था और वो फाइनल भी नहीं था, 6 साल पहले हम जीते थे वर्ल्ड कप यहीं पे। तो जोफ्रा ने अच्छा हाँ 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 तो मतलब उनको कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा जोफ्रा हाँ, तो आर्चर। उन्होंने बोला आई लव हिम, मतलब वो इतने अपने मस्त जोन मौला में है, रहते मगन हैं। रहते हैं अपनी चीज़ों में कि कि उनको याद नहीं था, उनको वो याद दिलाने की कोशिश करे वगैरह। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है, वो गांगुली ना, उन्होंने टी शर्ट शर्ट हिलाई लहराई थी। थी क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स लगातार उसको चला रहे थे। वो भी तारीख 13 ही थी, 13 जुलाई को वो हाँ मैच हुआ था, हाँ नेटवेस्ट नहीं नहीं, फाइनल। लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप उनको हाँ, ये लगा सोच कि वो लिया भी वर्ल्ड कप फाइनल ही था। रहा होगा। तब छोटे रहे होंगे ना, जोफ्रा भी तो तब छोटे रहे होंगे काफी। हाँ 2002 की बात है, हाँ तो जो 23 साल पहले। है ना, तो जोफ्रा भी उस समय छोटे ही रहे होंगे ना। बड़े भी रहते तो वो इतना मतलब नहीं, कई लोग होते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं बस जब मैदान पे हैं तभी हाँ, खेल उसके रहे हैं, बाद फिर मैदान के बाहर उनको क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी नहीं है। नहीं जोफ्रा कुछ उस तरह के मुझे खिलाड़ी लगते हैं। नजर आते हैं कि भाई ये जब क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो अपने मस्त रहते हैं। एक बात मैं देख रहा था, बहुत सारे इमोशनल कोट्स और कविताएं और ये सब चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो एक मैं देख रहा था कि एक कवि है, उनकी लाइन कुछ चल रही थी कि कोई फ़र्क नहीं होता सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत नहीं हारने में। मतलब आप जीत गए तो ठीक है, लेकिन अंत तक हिम्मत नहीं भी हार रहे हैं तो एक ही बात है। बट इतिहास जो है ना, हिस्ट्री जो है, थोड़ा क्रूर है, वो क्रूएल है, वो विजेताओं को ज़्यादा याद रखता है। तो एक मौका भी था, एक सुनहरा मौका था, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में आपको इस तरह के मौके नहीं मिलते हैं। बट क्या हो गया, थोड़ा सा हम विश्लेषण तो करेंगे ना। आप देखें कि मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ भाई, अंत में तो आप जीत हार ही याद रखते हो, लॉर्ड्स में कब जीते, इंग्लैंड में सीरीज कब जीते, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं, मैं न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी आज उठा रहा था कि इंडिया फेल टू पुल ऑफ द मिरेकल एट लॉर्ड्स। ठीक है, तो मिरेकल एट लॉर्ड्स इसे कहा जा रहा था। अगर इंडिया जीत जाती तो मिरेकल ही होता, चमत्कार ही होता। तो मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि ठीक है आप जीते नहीं, आप हार गए, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी। आपने इस सीरीज की शुरुआत की थी एक युवा टीम के साथ। आपने इस सीरीज की शुरुआत की थी जहां तक लोगों ने कहा था यार कोई नहीं देखेगा टेस्ट क्रिकेट वैसे ही बोरिंग हो रहा है, अब तो आप अपने स्टार्स को भी नहीं लेके जा रहे, ये टीम कहाँ इसमें वो है, कोई देखना ही नहीं चाहेगा, बोरिंग होगी सीरीज। आपने इस सीरीज की शुरुआत की थी वहां से जहां किसी ने भी इंडिया को चांस नहीं दिया था। बड़े से बड़े दिग्गज, चाहे भारतीय हों, इंग्लैंड के हों, सबने कहा था पलड़ा इंग्लैंड का ही भारी है। वो ठीक है, किसी ने 3-1 कहा, किसी ने 4-0 कहा, जो भी है, पलड़ा सबने माना था कि इंग्लैंड का ही भारी है। फिर आपने कहाँ से शुरुआत की? आपने इतिहास के बोझ तले शुरुआत की, जहां आपको पता था कि भाई इतनी दिग्गज टीमें गई हैं, जीते आप 3 बार ही हो सीरीज इंग्लैंड में। तो मतलब अगर आप बेस्ट ऑफ द टीम्स भी लेके जाओगे, बड़ी बड़ी टीमें गई हैं, तेंदुलकर की टीम गई है, विराट की टीम गई है, धोनी की टीम गई है, हमेशा आपको जीत नहीं मिली। तो वहां से आपने शुरुआत की। आज आप 3 टेस्ट मैच के बाद बैठे हो 2-1 पे, जहां ठीक है रिजल्ट में इंग्लैंड आपसे थोड़ा आगे है, लेकिन अगर आप मैच उठा के देखें, तीनों टेस्ट मैच उठा के देखें, कांटे की टक्कर रही है तीनों टेस्ट मैचेस में। बल्कि एक टेस्ट मैच जो एक तरफा कोई टीम जीती है तो वो भारत जीती, दूसरा टेस्ट मैच, ये टेस्ट मैच में भी मैं देख रहा था सेशंस के हिसाब से आप देखें तो इंडिया ने ज़्यादा सेशंस जीते हैं इंग्लैंड के मुकाबले। ठीक है, अंत में आप चूक गए, बहुत करीब मामला था और उस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां तक भी आप पहुंचे, किसी ने उम्मीद नहीं रखी थी। ये अगर आप मैच जीत जाते तो मतलब अगर एक आम सी जीत होती तो फिर दुख भी उतना नहीं होता। एक आम सी जीत होती तो हम चर्चा करते हैं हाँ बहुत अच्छे जीते, जैसे आप पिछले टेस्ट मैच में एजबैस्टन में जीते। लेकिन ये क्यों अलग जीत होती? क्योंकि आप टॉस हारे थे, क्योंकि आप चेस कर रहे थे, क्योंकि कंडीशन टफ हो रही थी, क्योंकि आपकी विकेट्स इस तरह से गिर गई थी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं अगर ये जीत आप दर्ज कर लेते तो इसकी गाबा के साथ तुलना होती, इसकी बड़ी बड़ी जीत के साथ तुलना होती। वही कारण है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो भारतीय
टेल ने थोड़ा चमत्कार किया, थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, आपको करीबी वहाँ तक ले गए कि आपको जहाँ लगा कि हम जीत सकते। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो भारतीय फैंस को डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी, लेकिन आप बड़ी पिक्चर देखें, जो भारतीय टीम ने किया वो अच्छा किया। अच्छा, दूसरी बात, मंडे का दिन था, वर्किंग डे था। वर्किंग डे के दिन आपने लॉर्ड्स को फुल हाउस करा, कर दिया। और फुल हाउस क्यों किया? चाहे वो ज़्यादा भारतीय दर्शक ही थे, जो भी थे, वो इसलिए आए क्योंकि उनको इस टीम में उम्मीद थी। 58 फॉर 4 थे, फिर भी उम्मीद थी। वरना क्या होता है, आपको लगता है मैच तो खत्म है, कोई पैसे नहीं खर्चता, कोई नहीं जाता। चाहे वो इंडियन फैन हो, चाहे इंग्लिश फैन हो, इंडियंस भी वहाँ जो रहते हैं वो भी नौकरी करते हैं। नौकरी से आना, पैसे दे के पूरा दिन निकालना और टेस्ट मैच देखना वो आसान नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस नई टीम ने, जिसको कोई चांस नहीं दे रहा था, जो कह रहे थे इस पर दिलचस्पी भी नहीं होगी किसी ने, उसने इन 3 टेस्ट मैचेस में दिखा दिया है कि आपका टेस्ट क्रिकेट में भविष्य ठीक है। यानी कि ये वो टीम है जिसके साथ फैंस जुड़ सकते हैं, जैसे पहले टीमों के साथ जुड़े थे, इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और बहुत छोटे से अंतराल में उन्होंने ये करके दिखाया। तो फुल हाउस था, लोग आए थे, उम्मीद के साथ आए थे कि भारत जीत सकता है। वो एक बड़ा रिफ्लेक्शन है कि इस टीम ने क्या अचीव किया है। 2-1 ठीक है, आप पीछे हो, पर आप इस नज़रिए से देखो तो आपको पता चलेगा इस एक युवा टीम ने इतने छोटे से स्पैन में क्या अचीव कर लिया है। नहीं, आपकी बात सही है, उससे मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ। बट मैं एक चीज़ देख रहा था कि हमने गाबा जीता है, और एक वो नज़ीर है, एग्जाम्पल है, और आने वाले कई साल तक रहेगा कि हमने गाबा जीता। बट दूसरा कोई उदाहरण हमें दिखता नहीं है बहुत जल्द। पोस्ट तेंदुलकर एरा में देख रहा था, एक स्टैट है कि आप बमुश्किल 2 बार 150+ चेज कर पाए हो टेस्ट में। रांची और गैबा। 2021 2024। तो क्यों भारतीय टीम चेज करती हुई चौथी पारी में 150+ नहीं बना पाती है? आपके पास कोई ऐसा प्लेयर क्यों नहीं है जो कहते हैं ना कि हार के जबड़े से जीत को छीन ले आए? वैसे प्लेयर्स आपके पास क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, फिर तो मैं आप अगर आप इस नज़रिए से देखें तो फिर तो ये बड़े बड़े बल्लेबाजों पे सवाल खड़े करता है। क्योंकि आप पोस्ट तेंदुलकर एरा की बात कर रहे हो, तो उस पोस्ट तेंदुलकर एरा में बड़े बड़े खिलाड़ी खेले हैं। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, कुछ हद तक विराट कोहली, रोहित शर्मा तो है ही है, बट युवराज सिंह भी कुछ समय तक खेले। वीरेंद्र सहवाग का भी करियर उसके बाद का ही है। तो मतलब आपके बड़े दिग्गज खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेले हैं उस दौरान और नहीं कर पाए हैं। तो उसके पीछे अब ये स्टैट सही है, और ये थोड़ा चिंता करने वाली बात भी है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में चेज अगर आप देखें तो मुश्किल ही रहा है ना। एक कारण रहा ही है कि भाई 200 जब बन जाते हैं 4th इनिंग में तो बहुत ही टफ होता है। ये एक इंग्लैंड ही एक ऐसी जगह मुझे नज़र आती है जहाँ जैसे जैसे टेस्ट मैच बेहतर होता है, पिच भी बेहतर होती है। यहाँ नहीं आपको वैसे मिला, बट अक्सर आप देखते हैं कि टेस्ट मैचेस जो हैं, हाँ, जैसे जैसे आपका बेहतर होता है। और बल्कि आप पिछले दौरे पे भी चले जाएं, एजबैस्टन में 380+ जो 370 जो चेस किए थे इंग्लैंड ने, तो वो भी पिचेस उस तरह की थी। मतलब ज़्यादातर पिचेस ऐसे ही होती हैं कि जहाँ चेज नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, ये है, देखिए, लेकिन इसमें क्या होता है, ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है। तभी जब कहा जाता है ना कि अरे सीनियर को हटा दो, युवा को ले आओ, तो यहीं पे वो चीज़ आती है। और ये कोई भी प्रोफेशन में जब कहते हैं ना, अरे ये आदमी ये इंजीनियर है, काम कर रहा है, अरे बड़े साले युवा को ले आओ, लेकिन उसका रीज़न ही एक्सपीरियंस का ये है कि जब कोई परेशानी आती है, कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो वो एक्सपीरियंस आदमी को पता है उसको कैसे डील किया जाता है। तो ये एक युवा टीम है जो देखिए, उन्होंने गलतियां तो बहुत की, जैसे आप कह रहे हो, इफ्स एंड बट्स। ठीक है, पिच थोड़ी आसान नहीं थी, काफ़ी मुश्किल थी। और वो मैं सिर्फ भारतीय बैटिंग को देखकर नहीं कह रहा, अगर आप देखें इंग्लैंड ने भी स्ट्रगल किया। जो रूट जैसा बल्लेबाज, जो आप ये उनकी टेक्निक पे आप चले, हैरी ब्रूक की टेक्निक पे फिर भी सवाल उठा दे, लेकिन मुझे लगता है बेन डकेट और आपके जो रूट, ये बड़े अच्छे अच्छे बल्लेबाज है। बेन स्टोक्स भी उसमें, जो कठिन परिस्थितियों में बैटिंग करते हैं, उनको पता है रन कैसे बनाया जाए। जब वो भी नहीं चल पा रहे थे, जेमी स्मिथ जो बड़े हाईली रेटेड है, वो भी नहीं चल पा रहे थे, मतलब आपको कहीं ना कहीं तो पता चल ही रहा था कि ये मुश्किल होने वाला है। हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि भारत थोड़ी बेहतर प्लानिंग करता। भाई आकाशदीप को क्यों आपको भेजना चाहिए था नाइट वॉचमैन? उसके अगर वही चीज़ अगर आप लेते, पंत आते उस वक्त, और पंत काफ़ी हद तक सर्वाइव कर ही जाते, तो वही आकाशदीप आपको अंत में मिलते, तो वही जो 2 विकेट्स जिनके साथ आप लड़े हो वो 3 हो जाती, है ना। 22 रन का फासला तो कवर अप हो जाता। लेकिन आपने उस वक्त नाइट वॉचमैन भेजा वो नई गेंद के साथ। उस नज़रिए से भी देख सकते हो। कई कैचेस भी ड्रॉप हुए, भारत ने ज़्यादा कैचेस ड्रॉप किए।
अगर आप एक्स्ट्राज देखें तो इंडिया के एक्स्ट्राज है 26-22 आपने दिए, जो 22 रन का आखिर में अंतर है। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं मानता हूँ जो भारतीय टीम बेहतर कर सकती है, उससे आप जीत सकते थे। लेकिन क्यों मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर ये जीतते तो करिश्मा ही होता, वो इसलिए क्योंकि हम ना क्यों हम हैरान हो रहे हैं, टारगेट छोटा था, हम हैरान क्यों रहे हैं यार, इतने बड़े बड़े बैटर थे, आप क्यों नहीं कर पाए। लेकिन देखिए परेशानी यही है, मुझे हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी, जब मैंने कहा था अगर आप मैन टू मैन तुलना करेंगे ना, तो इन कंडीशंस में जो इंग्लिश कंडीशंस है वहाँ मुझे अभी भी लगता है इंग्लैंड की टीम 20 है, भारत 19 है। तो हमारे कोलीग है राजदीप, मैं उनके साथ चर्चा कर रहा था, तो बड़े हैरान हो गए उन्होंने, आप कैसे, तब 2 टेस्ट मैच हुए, तो बोला आप ऐसे कैसे कह सकते हो यार, हमारे पास जायसवाल है, हमारे पास गिल है, क्या पंत उनके है, कौन, पंत बुमराह है, है। इतने बड़े बड़े, नहीं बैटिंग अच्छा, तो बैटिंग ये है, राहुल आप है। ऐसे कह सकते हो कि यार हमारी बैटिंग आप कर लो, क्रॉली और राहुल का कंपैरिजन कर लो, डकेट और जायसवाल का कर लो, ऐसे ऐसे करके सबका आप कंपैरिजन करो, आप इनके देख लो तो हम बहुत बेहतर है, इन्होंने कहा। पर मैंने कहा हाँ वो बिल्कुल आपको सही वैसे ही लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आप फ्लैट पिचेस में होम खेलोगे ना, कंडीशंस इंडिया में। नहीं, होम भी या इंग्लैंड में भी हाँ, आप पहले लीड्स 2 और मैच जो थे। एजबास्टन वाले जब पिचेस दोगे तो ऐसा इंडियन टीम बेहतर ही होगी, क्योंकि इंडियन टीम आईपीएल के स्टार्स है, व्हाइट बॉल के हीरो है, हर फॉर्मेट खेलते हैं, ताबड़तोड़ बैटर है, अच्छे स्ट्रोक मेकर्स है, बहुत टैलेंटेड है, सब रन बनाएंगे। पर सवाल यही खड़ा होता है ना, इस सीरीज से पहले जब यशस्वी जायसवाल आ रहे थे, शुभमन गिल आ रहे थे, तो एक ही उनके सवालिया निशान था ना उनके साथ जुड़ा कि यार गिल बहुत अच्छे बल्लेबाज है, सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर है पिछले सीजन में टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन ना सेना कंट्री में उनके रन नहीं आए, सेना कंट्री में आए वो एक गैबा का नॉक आया, उसके अलावा नहीं आए। यशस्वी जायसवाल के साथ वो सवाल था, अच्छा वो बीजीटी में अच्छा खेल गए, बट आप बीजीटी में भी देखें आपको कई जगह बैटिंग कंडीशन मिली, फ्लैट कंडीशन, जब सिडनी जैसी पिचेज आई जहाँ टफ हो गई थी बैटिंग, तो वहाँ उनसे रन नहीं आए, उनका साउथ अफ्रीका दौरा आप देखें रन नहीं आए। तो जब इंडियन कंडीशंस होती हैं या ओवरसीज कंडीशन या अच्छी फ्लैट कंडीशंस है बैटिंग, ये जायसवाल बड़े ज़बरदस्त बैटर है, हर फॉर्मेट के बैटर है। पर परेशानी है जब थोड़ी सी मूवमेंट आएगी, थोड़ी सी अप एंड डाउन होगी पिच, वो गुड लेंथ से बॉल कभी उठेगी कभी रुकेगी, वो एक अलग स्किल है। गिल के साथ भी वो परेशानी थी, गेंद अंदर आने वाली। अब आप देखिए जब 2 फ्लैट पिचेस मिली उन्होंने ढेर सारे रन बनाए, उसके वो माहिर है। जब टफ कंडीशंस आई क्या वो कर पाए, तो ये भी एक सच्चाई है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस टीम ने क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस में रन बनाए तो हमने सोचा 193 चेज हो जाएंगे, भाई वो अलग कंडीशन में आए थे, ये मुश्किल होने ही वाला था शुरुआत से। जब आपको 193 मिला था तभी लोग कर रहे थे ना क्या इंडिया जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी, वरना अगर आप पुराने लॉजिक से जाते तो कहते 193 क्या है, आराम से कर लेंगे, बट किसी ने नहीं कहा था ना, टफ था ना। कोई कह रहा था भारत जीत सकता है, कोई कह रहा था इंग्लैंड, बट बड़ा करीबी मुकाबला है, 55% आप इनको दे दें, 45 उस तरह का, इसीलिए था क्योंकि पिच की कंडीशंस खराब थी। और वहां पर एक बार फिर अगर आप देखें आपके जो बड़े नाम है वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। देखिए उनकी भी गलती नहीं है, आई थिंक धीरे धीरे आप क्रिकेट देखें तो बदल रहा है, ये सब वाइट बॉल जनरेशन है, T20 जनरेशन, और आसान नहीं होता। अगर हम पुराने बल्लेबाजों की हम बात करेंगे, भाई गावस्कर होते हैं, उनको पता था कि किन पिचेस पे कैसे खेलना है, क्या करते हैं, बट गावस्कर के टाइम पे वही था ना, वो टेस्ट क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान देते थे, उनको ये स्किल्स नहीं चाहिए थे कि भाई लाइन के थ्रू मार दो या रिवर्स स्वीप कर दो या स्कूप कर दो या डांस डाउन द पिच करो, फास्ट बॉलर को उठाओ सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मार दो, वो इनमें वो स्किल है। तो कहीं ना कहीं जब आपका एक स्किल ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं तो दूसरा स्किल नीचे आएगा। फिर भी मैं इनको दाद दूंगा इस जनरेशन के खिलाड़ियों को, फिर भी वो हर फॉर्मेट में जो खेल रहा है, चाहे वो यशस्वी है, पंत है, गिल है, ये सब जो हैं आपके हर फॉर्मेट में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। लेकिन उस लेवल की टेस्ट मैच की जो बैटिंग है वो कैसे, बट मैं वही कह रहा हूँ, वो कभी कभी आती है, ज़्यादातर आपको वो भी तो स्किल है। अब आप इस स्किल पे अगर आओगे तो आपकी वहाँ कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी। अब चेतेश्वर पुजारा ने ये स्किल में महारत हासिल की थी, लेकिन T20 को उनको गंवाना पड़ा ना, टेस्ट में भी तो स्ट्राइक रेट पे तो वो चलो ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक रेट की परेशानी नहीं थी, आप किसी भी स्ट्राइक रेट में खेलो, लेकिन अगर आप एक स्किल को इतना ऊपर अच्छा कर लोगे, उस पर इतनी मेहनत करोगे, कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अब गिल देखिए T20 में भी रन बनाते हैं, वनडे में भी रन बनाते हैं, टेस्ट में भी बना रहे हैं, कहीं तो कुछ कमजोरी होगी। तो इसलिए मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, पूरी चीज़ को समझना पड़ेगा ये अंडरस्टैंड करने के लिए। कि वही है, कहना बहुत आसान है, अरे यार तुम बना देते ना, एक 40 रन बना देते, 50 रन बना देते, पर आपको समझना होगा। नहीं, टेक्निक की बात सही है कि टेस्ट क्रिकेट सबसे ज़्यादा डिमांड करता है, आपके टेक्निकल स्किल्स की परीक्षा लेता है, लेकिन क्या ये जो मैच, पर्टिकुलरली इस मैच पे अगर बात करें, तो क्या सब कुछ टेक्निकल ही था या स्ट्रेटजी वाइज भी आपसे कहीं चूक हुई, या मेंटली भी थोड़ा सा आप दबे हुए नज़र आ रहे थे क्योंकि आपके 4 विकेट निकल गए थे?
देखिए टैक्टिकल तो जैसे मैंने कहा, जैसे एक आकाशदीप का वो भेजना, वो एक टैक्टिकल इशू था। कई लोग टीम के लिए कभी सवाल खड़े करते हैं, यार अगर आप आउट एंड आउट बॉलर लेते ऑलराउंडर की तरह, क्योंकि बैटिंग से कोई इतना कंट्रीब्यूशन आ नहीं रहा, चाहे नीतीश कुमार रेड्डी हो या वॉशिंगटन सुंदर हो। पर फिर आर्ग्यूमेंट ये है कि उन्होंने विकेट भी निकाल दिए। तो आप उस नज़रिए से देखते हो, लेकिन मैं ओवरऑल देखता हूँ, मुझे नहीं लगता। देखिए इसमें वही मैं कहा कि कुछ चीज़ें इधर कर लेते, कुछ उधर कर लेते, लेकिन फिर वही है ना, कुछ अगर इंग्लैंड के पक्ष में चला जाता, वहाँ पर कोई आउट नहीं होता, रूट आउट नहीं होते, तो वो पता नहीं कितने रन बनते। इस तरह से आप, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट था टॉस जीतना। यहाँ पर एक आपसे मतलब गलती क्या हुई, आप तो टॉस हार ही गए थे, लेकिन शुभमन गिल ने कहा कि भाई हम अगर होते हम बॉलिंग करते। लेकिन देखिए इसका ये दर्शाता है कि इंग्लैंड कंडीशंस को बेहतर समझा। आपको आखिर में जाते हुए समझ आया क्यों उन्होंने टॉस जीतते हुए भी जूसी पिच पर भी बोला बैटिंग करेंगे, क्योंकि उनको पता था आखिरी जैसे जैसे मैच चलेगा पिच और खराब होती जाएगी, तो जो चेस कर रहा होगा उसके लिए उसको ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो वो चीज़ वो बेहतर समझे। यही गलती इंग्लैंड से दूसरे टेस्ट मैच में हुई थी, जहाँ इंडिया ने पिच को बेहतर समझा था और उसके मुताबिक वो खेले। इस बार इंग्लैंड बेहतर। तो एक चीज़ वहाँ पर आपके खिलाफ हो गई। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि भाई इन कंडीशंस में लगातार खेलना वो आसान नहीं। तीसरा, देखिए प्रेशर भी एक चीज़ है, हम भूल जाते हैं। मैं दिनेश कार्तिक को सुन रहा था जब चौथा दिन जब ख़त्म हुआ, 58 for 4 थे, तो वही मैं कह रहा हूँ, कोई कह रहा था ये जीत सकता है, कोई कह रहा था वो बड़ा करीबी मुकाबला था। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को लगता है इंग्लैंड ही जीतेगा। उन्होंने, आप क्यों कह रहे हो? बोला क्योंकि उन्होंने कहा देखिए आप बाकी चीज़ें कुछ भी देख लें, लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा, प्रेशर एक अलग चीज़ होता है। चौथी पारी में जब आप टारगेट चेस कर रहे होते हैं ना, उस चीज़ का प्रेशर बहुत ही अलग होता है। और उनका प्रेशर बड़े बड़े बैट्समैन को बड़ी बड़ी गलतियां करने पर मजबूर कर देता है। ये सच्चाई है। ये शायद टाइम के साथ बेहतर होगी, युवा खिलाड़ी हैं। तो कई ऐसी चीज़ें थी जहां मुझे लग रहा है कि मतलब आसान नहीं होने वाला था इंडियन टीम के लिए। प्रेशर तो था सर, पहले घंटे में फिर विकेट गिर गए, इतने सारे, राहुल आउट हो गए, पंत आउट हो गए, आपके जो प्रीमियर बल्लेबाज थे सारे आउट हो गए, है ना। एक मौका जब बना था, एक पार्टनरशिप वहाँ पे हुई थी नीतीश कुमार रेड्डी की जड्डू के साथ, बट उस समय भी लग रहा था कि प्रेशर आपके ऊपर है, जबकि रन बहुत ज़्यादा नहीं थे। आप वहाँ पे ओवर डिफेंसिव तो नहीं हो गए, थोड़ा सा काउंटर अटैक करने की कोशिश करते, गेंद थोड़ी पुरानी हो गई थी, गेंदबाज भी थोड़े थक गए थे। नहीं, ये एक अच्छा डिबेट है, और ये डिबेट हमने भी किया था कि भाई क्या है, क्या थोड़े अग्रेसिव हो सकते थे। कुछ हद तक ये सच्चाई भी है कि हो सकता है जैसे जब जडेजा खेल रहे थे, शायद स्पिनर्स पे थोड़ा और चांस ले लेते। मैं ये नहीं कह रहा कि ताबड़तोड़ बैटिंग करते, थोड़ा स्पिनर्स पे चांस लेते। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट दूसरी तरफ भी, क्योंकि मैं गावस्कर साहब से चर्चा कर रहा था, उनका कहना था कि नहीं यार, पिच वैसी थी नहीं कि आप वैसे चांस लो। बड़ा कहना आसान है कि आप अग्रेसिव होते, वही एक शॉट मारते हुए आउट हो जाते, तो आप ही लोग कहते कि यार ये क्या शॉट है, ज़रूरत थी इस शॉट की। जैसे हमने बुमराह के बारे में कहा कि भाई ये शॉट क्यों खेला, तो उन्होंने तो अग्रेसिव होने की कोशिश की, पर आउट हो गए। लेकिन अगर आप सिर्फ मैच सिचुएशन देखो, तो मुझे लगा कि जब आप थोड़े अग्रेसिव हुए तो आपने विकेट ही गंवाई। जब आपकी सबसे बेस्ट पार्टनरशिप कब आई? 2 आखिरी विकेट की। और वो टाइम पे आप कैसे खेले? बड़ा सतर्क होके खेले, 2 रन्स एंड ओवर के स्ट्राइक रेट पर खेले। तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो बड़ा सफल साबित हुआ, सक्सेसफुल साबित हुआ, तो शायद वही रणनीति बेहतर थी। आई थिंक जडेजा भी वो समझे, और उनके साथ बुमराह और सिराज भी वो बात को समझे कि यार शायद ये वो तरह की पिच नहीं है, क्योंकि स्लो पिच थी। ये वो पिच है नहीं कि जहाँ आप शॉट लगा सकते हो, आप आउट हो जाओगे। एक ही गेंद तो चाहिए थी, मैच आप हार सकते हो। तो यहाँ पेशेंट रहो, रुके रहो, रन आते जाएंगे। और देखिए वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ से वो कहाँ आप 112 पर 8 थे, आपको ले आए ना, लगभग करीब तो पहुंचा दिया। हाँ, तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ आए। तो फिर क्या इस स्ट्रैटेजी को दोष दिया जाए? शायद नहीं। अब वही होता है, जब आप हार जाते हो तो बोलते हो काश ऐसा होता। मैं शुभमन गिल को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो लगा उन्होंने इसी अंदाज में खेला, ये सही था, क्योंकि पिच बड़ी मुश्किल थी बैट करने के लिए, और ये शायद राइट तरीका ही था यहाँ बैट करने का। उनको लगा कि देखिए 22 रन थे, 10 और रन अगर आप पुरानी बॉल से करते, नई बॉल जब आती ना, तो 2-3 चौके आ जाते हैं, क्योंकि नई बॉल पे आ जाते हैं, कुछ एज आएगा, इधर आएगा थर्ड बॉल, तो उनका लगा था और रन हम कर जाते। ये उनकी सोच थी। तो वही है, जब आप हारते हो तो व्हाट इफ, वो जो आपने शुरुआत में भी बात की, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। इसमें 2 चीजें और हैं जिस पे डिबेट हुआ। एक कि भाई क्या वो तीसरे दिन जो लड़ाई हुई उसने क्या जगा दिया, पूरा इंग्लैंड को जगा दिया। कईयों को कह रहे हैं इंग्लैंड को जगा दिया, कई ने कहा कि भाई इंडिया को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। बट मैंने गावस्कर साहब से बात की, तो उनको लगा नहीं,
इससे कोई वो लेना देना नहीं ग्रेन है। में गेम में होता है, जीते हारे आप उसकी वजह से नहीं हो। और मैं भी उससे सहमत हूँ। मैं भी जब इस बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा ना उससे आप जीतते ना उससे आप हारते, वो मैच का हिस्सा था। आप को भाई लगा कि नहीं ये टाइम वेस्ट हो रही है, आप गुस्सा हुए, आपने कुछ चीज़ें कही, अगले दिन आपने वो चीज़ की, इंग्लैंड नाराज़ हुआ, उन्होंने कुछ कहा, हीट ऑफ द मोमेंट है, सिराज वैसे सेलिब्रेट करते हैं, उन्होंने किया, बिल्कुल वैसा ही हुआ, जडेजा दौड़ रहे थे, टक्कर लग गई, ये सब चीज़ें मतलब टेस्ट मैच में होती है। मुझे नहीं चलती लगता रहती हैं। इससे कुछ मैच के नतीजे में हुआ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं एक वर्जन पढ़ रहा था, संजय मांजरेकर ने ट्वीट करा और कहा कि शुभमन गिल को उस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था तीसरे दिन। उनका कहना यह था क्योंकि अगर आप शुभमन की दूसरी पारी देखें तो वो बड़े मतलब वो घबराए हुए से नजर आए, मतलब जैसे वो अक्सर बड़े काम और कंट्रोल में रहते वैसे नहीं लगे, पैनिक मोड में लगे, वो उनको लगा बैटिंग करते हुए। तो उनका यह आकलन था कि देखिए आप विराट कोहली बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि विराट कोहली क्या है, उनको मजा आता था जब ये होता था तो वो अपने उनका गेम लेवल के स्तर को एक लेवल ऊपर बिल्कुल उठाते थे, वो उस चीज को उस तरह एंजॉय से करते थे वो। उस तरह से लेते थे और लड़ाई करते थे, वो बेहतर होते थे। उनका ये कहना है कि शुभमन गिल जो हैं, हो सकता है कि उनको ये रास ना आए, उनकी गेम अलग हो, उनकी वैसी गेम हो कि आप थोड़ा अंडर द रेडार रहें और फिर आप जब आए आप रन बना पाए। क्योंकि जब वो आए थे तो उन पे चढ़े तो हुए थे, क्योंकि इंतजार कर रहे थे जब वो तीसरे दिन जो चीज़ हुई कि जब चौथे दिन वो बैटिंग करने आएंगे तो इंग्लैंड टीम चढ़ी हुई थी, जो ठीक है वो आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। तो उनका ये कहना था कि शायद शुभमन उस तरह के बैटर नहीं है जो ये चीज़ों में अपना 100% दे सकते। तो उनको कैसा रहना चाहिए, ये सब हटाओ, बैटिंग पे फोकस करो, अपने रन बनाओ, खत्म करो। हाँ, कोई ऐसे खिलाड़ी आप जैसे सिराज के साथ आप देखते हैं नेचुरली आता है तो उनको रहने दीजिए उस अंदाज में, वो उनको पंप अप करता है। हर खिलाड़ी का जो पर्सनैलिटी है वो अलग होती है। तो ये उनका मानना था। अब ये चीज़ ऐसी है कि क्योंकि ये पहली बार हुआ है, शायद इतनी जल्दी जजमेंट में पास नहीं करना चाहूँगा। देखते हैं कुछ और टेस्ट मैचेस, क्या शुभमन की पर्सनालिटी वैसी है कि हाँ भाई हेड ऑन लेने के बावजूद भी अपने अपना गेम पर असर ना आने दे। बिल्कुल। वही आदमी चाहता है ना, जैसे विराट होता था, ये सब करते हैं बट उनको लगता है ये साइड है, बैटिंग पे फोकस, ये चीज साइड। क्या शुभमन वैसा कर सकते हैं, या फिर शुभमन को चेंज करने की जरूरत है कि नहीं भाई मैं कूल एंड काम रहूंगा, अगर लड़ाई करनी भी है, प्रेशर बनाना भी है, तो 5-6 लड़के और खिलाड़ी करेंगे। तो है ही है जो कर देंगे, है ना। पंत बिल्कुल तो करेंगे, वो तो उनका बिल्कुल। अंदाज है, सिराज भी करेंगे, तो वो लोग कर लेंगे, मैं अपना फोकस करता हूँ। तो ये कुछ चीज़ है। फिर उसमें ये भी बात हुई कि वॉशिंगटन सुंदर ने एक दिन मैच से पहले आके कह दिया अरे लंच तक ही हम खत्म कर देंगे, हम ही जीत रहे हैं। तो अब उस पर भी मैं सुन रहा हूँ लोगों की आलोचना की ये कहने की क्या जरूरत थी, आप ओवर कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रहे हो। पर वो भी मुझे लगा कि थोड़ा गेम्समैनशिप थी। आप देखिए क्योंकि आप भी दबाव बनाना चाहते हो, तो इस अंदाज में जब आप बोलते हो तो दबाव बनता है, तो इंग्लैंड को भी लगता है अच्छा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब आप वो रन लीक करने लगते हैं तो फिर वो अंडर प्रेशर आते हैं। तो कई बार आप ये चीज़ें जानबूझ के, और उन्होंने इंग्लिश ब्रॉडकास्टर पे कहा होगा क्योंकि उनको पता है इंग्लैंड के खिलाड़ियों तक ये मैसेज पहुंचेगा, कई बार आप ये चीज़ें बोलते हो ताकि वो मैसेज पहुंचाए। इसको दूसरे नज़रिए में लोगों ने देखा कि यार आपने फायर अप कर दिया जोफ्रा आर्चर को, उन्होंने सुना होगा और अच्छा अब मैं दिखाता हूँ, और उन्होंने ही वॉशी को आउट भी किया। फिर उनके रिएक्शन से लगा भी कि सुन के तो आए थे, हाँ तुम क्या बोल रहे थे, लंच तक खत्म करोगे क्या। 12 बार डेफिनेटली वर्ड यूज किया था वॉशिंगटन सुंदर ने अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा में। हाँ आपने गिने थे। मैं पढ़ रहा था कहीं पे। तो ये भी है एक तरीका देखने का। तो वही, अब जब आप मिस कर जाते हो चांस तो फिर अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग वो निकलते हैं। बट एंड ऑफ द डे देखिए बड़ा करीबी मुकाबला था। कुछ चीज़ें हैं जैसे टॉस में निकाह इंग्लैंड के पक्ष में गया, कुछ ये कंडीशंस में वो इंडिया से थोड़े बेहतर भी थे, और इसलिए जो टीम 20 थी वो जीत गई, भारत 19 रह गया। बट फिर भी मैं कहूँगा कुछ मैचेस होते हैं जो टीम को एक साथ जोड़ देते हैं, जो टीम को बहुत भरोसा देते हैं आगे जाने के लिए। तो ये मुझे लगता है उस तरह का मैच था। नहीं, रविंद्र जडेजा ने बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, आखिर तक डटे रहे। बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जड्डू भी थोड़ा सा प्रेशर में थे, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं सेलिब्रेट करने का जो उनका अंदाज होता है, कैसा भी मैच हो वो 50 लगाने के बाद वो तलवारबाजी करते हैं। कल उन्होंने नहीं किया। नहीं, क्योंकि देखिए ना, मुझे लगा वो जोन में थे, है ना। उनको पता था 50 मंजिल नहीं है मेरी, मंजिल है मैच जिताना। आप उनका रिएक्शन देखें जब सिराज आउट होते हैं, मतलब उनको इस बात का यकीन था। देखो, और वो भी आसान नहीं हो सकता, सब आउट हो गए थे, 8 डाउन है आप, ठीक है ना। आपको अभी 80 रन के करीब अभी भी चाहिए, 75-80 रन फिर भी चाहिए थे आपको। और जहां आपको पता है कि
बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। अब मुझे 2 खिलाड़ियों के साथ करना है जिनका प्रदर्शन बल्ले के साथ अच्छा नहीं रहा है। बुमराह तो 0 पे ही आउट हो रहे थे हर मैच। बिल्कुल। तो वहां से वो बिलीफ रखना और आपको वहां तक लेके जाना, तो वो मुझे लगता है कि वो बड़े जोन थे। उन्होंने जबरदस्त बैटिंग भी की है। देखिए उन्होंने बड़े बड़े टॉप ऑर्डर बैटर्स को दिखाया कि यार क्या और कर आपको सकते हो, आप कैसे अप्लाई करो खुद को, तो तो इस पिच पे भी रन जुटाए जा सकते तो हैं। फिर वही चीज है ना। अब लोग उनके अप्रोच पे बात करें, भाई वो वही अप्रोच तो आपको इतना करीब लिखेगी। क्या पता वो भी पंत की तरह अप्रोच दिखाते हो, एक हाथ से आके चौका मारते या वैसा, तो क्या पता वो भी जल्दी आउट होते। तो मुकाबला यहाँ तक तो पहुंचता नहीं जैसे हम उम्मीद कर रहे थे। लंच तक शायद खत्म ही हो चुका होता मैच। तो जो खेल रहा था शायद उसको पता था कि किस तरह की कंडीशन है, यहाँ कैसे खेलना चाहिए। बॉल सॉफ्ट है, पिच स्लो है, शायद यही तरीका है। चांस नहीं लूंगा, इक्का दुक्का चांसेस उन्होंने लिए और बड़े कैलकुलेटिव लिए। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर वही ऊपर के चांस हमारे लेते हुए बल्लेबाजों ने वैसे किया होता कि मतलब कैलकुलेटिव रिस्क आपने लिया होता तो सीन कुछ और हो सकता वही था। अगर शॉट मारते हुए आउट हो जाते तो फिर हम कहते क्या जरूरत थी यार। बट एक साथ जो क्रिटिसिज्म जड्डू की हो रही है कि जड्डू का मैं देख रहा था कि उनका अटैकिंग गेम जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं देख रहा था डिफेंस तो बहुत अच्छा कर ले रहे हैं, बट थोड़ा तो आपको अपना वो अटैकिंग गेम तो रखना चाहिए ना। फ़र्ज़ कीजिए लोग कह रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि उस जगह पे अगर पंत होते, पंत ठीक है आउट होकर के चले गए, बट पंत मान लीजिए वो टिके होते 40-50 रन बना करके, जब स्पिनर आ गए होते या फिर थोड़े स्टोक्स थक गए थे, तब क्या पंत भी उसी तरीके से खेल रहे होते? या बेन स्टोक्स अगर उस जगह पे बल्लेबाजी कर रहे होते, यही टारगेट होता, क्योंकि एक बार वो कर भी चुके हैं ऐसा, तो क्या बेन स्टोक्स का भी वही रवैया होता? और मैसेजिंग की बात जो मैंने की, ठीक है जड्डू अपने जोन में थे, ध्यान लगाए हुए थे, फोकस उनका था टारगेट पे, बट एक मैसेज देने वाली बात भी होती है ना। आपने सेलिब्रेट किया होता तो लगता मेरे लिए तो नॉर्मल है, मैं जिता कर ले जाऊंगा। नहीं, वो देखिए वो दोनों तरह से मैसेजिंग की जहाँ तक बात है, सेलिब्रेट करते और आउट हो जाते ना उसके बाद, तो फिर हम ही गालियाँ देते। 50 रन थोड़ी बनाने थे तुम। आज अभी तो मैच बचा था यार, तुमने 50 पे ख़त्म कर लिया। 100 रन पे केएल राहुल आउट हुए तो यही बात की ना यार कि 100 पहुंचते ही आप अपना फोकस गंवा बैठे। तो मुझे ऐसा लगता है, अलग लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। मुझे ऐसा देख के लगा कि नहीं यार, ये बंदा आज जिताने के मूड में है। 50 भी नहीं उसको पता चल रहा है। वो इस मूड से आया है कि जब तक जितवाऊंगा नहीं तब जब तक तक कुछ तोड़ूंगा नहीं तब सेलिब्रेट नहीं छोड़ूंगा होगा। हाँ, नहीं। मुझे वो मैसेजिंग लगी। हो सकता है कि किसी को लगा हो कि नहीं आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, शायद उससे ऑपोजिशन डिमोरलाइज हो। जहाँ तक अटैकिंग चीज़ की बात है, अब हो सकता है, देखिए अभी वो ये कहना हो सकता है जो आप कह रहे हैं वही सही होता है। शायद वो अटैक करते तो शायद भारतीय टीम जीत जाती, चाहे वो स्पिनर्स पे चांस लेते, हो सकता है भारतीय टीम दी जाती। लेकिन मुझे लग रहा है जिस बंदे ने 61 रन बनाए हैं और जो सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा है ऑन द डे, वो क्रीज पर था। शायद उसने कंडीशंस को बेहतर समझा और वो सफल भी रहा। या तो अगर कोई इस मैच में होता, ऊपर के कोई, मैं नहीं कह रहा जिताया होता, बट कोई टॉप ऑर्डर ने 50-60 रन बना दिए होते उस अंदाज में, तो हम कहते हैं यार देखो आपके पास एक उदाहरण था ना यार, वो कर चुका है, आप उसी को फॉलो कर लेते। पर कोई उदाहरण नहीं है उस पूरे आप मैच में देखे, किसी ने नहीं दिखाया। बल्कि उल्टा अगर किसी को किसी से सीख लेनी चाहिए तो जडेजा से लेनी चाहिए कि हाँ शायद जड्डू की तरह इस मैच खेलते। में, हाँ, क्योंकि हमने जो बात की थी कि गैबा अलग था। गैबा की पिच में स्ट्रोक मेकिंग आसान थी, अगर आप बॉल आ रही थी बल्ले पे, ये वो नहीं था। ये तो आपने देखा था दूसरे दिन से ही कई बार विकेट कीपर तक बॉल नहीं पहुंच रही और गेंद यहाँ ज्यादा सॉफ्ट हो रही है। ये बैच ड्यूक्स बॉल का ऐसा है, तो स्ट्रोक मेकिंग और भी टफ हो रहा था। उसी में तो आप कई बार शॉट खेलते हो और कैच हो जाते हो रादर देन क्लियर कर जाओ। तो उनके पास एक चॉइस थी, उन्होंने एक चीज ली जिससे वो मतलब निजी तौर पर सफल रहे, टीम को जीत तक नहीं पहुंचा पाए। इस पर जैसे मैंने कहा, इस पर शायद जो आपका पक्ष है वो भी सही हो सकता है, बट हम इसको 100% हम कैसे बोलें कि क्या चीज सही होता। एक खिलाड़ी जो क्रीज पर था उसको कॉल लेनी थी एंड में, उसने एक कॉल ली और जो उसका नतीजा हुआ। जहाँ तक उनकी अग्रेसिव गेम की बात है, तो टेस्ट क्रिकेट में मैं उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं, हाँ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। T20 क्रिकेट में ये परेशानी थी, और देखिए अब वो T20 क्रिकेट का हिस्सा है भी नहीं। हमने IPL में भी देखा कि उस तरह से उस अंदाज CSK में के अब वो लिए। नहीं खेल पा रहे। बट ठीक है, अगर मैं भारतीय टीम के नज़रिए से देखूं, चलो T20 क्रिकेट में तो वो है ही नहीं, और जिस अंदाज में आप ODI खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उतनी तो उनकी अग्रेसिव बैटिंग है ही, प्लस वो एक ऑलराउंडर का रोल निभाते हैं। मुझे लगता है उनकी बैटिंग से ज़्यादा अगर कोई परेशानी है तो वो शायद उनकी गेंदबाजी को लेकर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरा अंदाज़ा सही है 3 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 2 विकेटें हैं उनकी, और आप उनको फर्स्ट चॉइस स्पिनर के तौर पर खिलाते हो। बल्ले के साथ उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है,
पर मैं वही कह रहा हूँ कि आप 2 स्पिनर इसीलिए खिला रहे हो, ये सोच के कि ठीक है बैटिंग तो हमें मिलेगा लेकिन विकेट भी वो चटका देंगे। अब वॉशिंगटन सुंदर भी 4 विकेट ले जाते हैं जो कि फर्स्ट चॉइस स्पिनर नहीं है। तो कहीं न कहीं जडेजा की गेंदबाजी को लेकर थोड़ी चिंता होगी, क्योंकि आप उनको प्राइमरीली रन बनाने के लिए तो नहीं खिला रहे ना, फिर तो कोई कहेगा आप एक आउट एंड आउट बैटर ही खिला बिल्कुल। दो, है कि नहीं? तो और या उनकी जगह कोई इस तरह की कंडीशंस या मैनचेस्टर की कंडीशन में कोई मीडियम पेसर ही खिला दो, भाई वो कंडीशंस को बेहतर कर पाएगा। हाँ, जहाँ अगर ओवल में 2 स्पिनर्स की कंडीशन है तो आप सोच सकते हो, बट आई थिंक उनकी गेंदबाजी को लेकर इस वक्त ज़्यादा चिंता है। बल्ले के साथ तो उन्होंने देखिए यही एक्सपीरियंस है, क्यों वो रन बना पाए, क्योंकि वो आउट एंड आउट बैटर ना हो लेकिन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस हाँ, बैटर हैं बिल्कुल। उस और बैटिंग लंबी लाइनअप इनिंग्स में। खेलने का उनके पास तजर्बा है, 3 ट्रिपल सेंचुरीज ट्रिपल उनके सेंचुरीज हैं हैं, बिल्कुल। फर्स्ट क्लास में, तो वो तो है। एक जो सबसे बड़ी बातचीत, सबसे बड़ी चर्चा है वो नंबर 3 के पोजीशन को लेकर के है। करुण नायर का वो ट्वीट हर दिन वायरल होता है, हर दिन लोग चिपकाते गिव हैं, मी अ गिव चांस। मी अ चांस। क्या मतलब दिक्कत है, क्या करुण नायर के साथ समस्या क्या लग रही है आपको? स्टार्ट तो मिल जा रहा है उनको, स्टार्ट में तो सही लग रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आए और चले गए। मुझे लगा थोड़ा हड़बड़ी में खेले हैं वो, जहाँ थोड़ी पेशेंस दिखाने की ज़रूरत थी कि कोई बात नहीं डटे रहो, उनको थोड़े ज़्यादा ईगर थे दिखाने के लिए कि वो बैक हैं या फॉर्म में, या फिर कई बार शख्स अपने आप से बात करता हो, कहता है कि यार देखो अब वापस चांस मिला है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। डोमेस्टिक में मैं जिस अंदाज में खेलता अग्रेसिव हूँ क्रिकेट खेलते हुए आया हूँ वैसा ही वैसे ही खेलता खेलूंगा। रहूँगा, ज़्यादा सोचूंगा नहीं और रन बनाऊंगा। हो सकता है कि वो ये सब चीज़ें सोच के आए हों और फिर उस अंदाज में खेल रहे हो, पर जो भी कारण है अब हो गई हैं 6 आपकी पारियां। 6 पारियां हो चुकी हैं और आपके रन नहीं आए हैं और आप टेस्ट मैच हार गए हो, तो अब तो थोड़ा दबाव होगा। तो मैं हैरान नहीं हूँगा अगर आप चौथे टेस्ट मैच में कोई बदलाव देखो, आप किसी और को लेके आओ, वो अलग डिबेट है आप किसको लाते हो, बट हाँ आपने उनको चांसेस तो दिए। हो सकता है टीम मैनेजमेंट अलग नज़रिए से देखे, क्योंकि शुभमन गिल ने सीरीज से पहले कहा था नहीं हम सबको लॉन्ग रोप देना चाहते हैं। हो सकता है एक और टेस्ट मैच उनकी किस्मत में आ जाए, पर अगर एक और आता भी है फ़र्ज़ करें तो मुझे लगता है वो तो डेफिनेटली लास्ट चांस होगा। अगर आप रन नहीं करते तो फिर आपका खेलना मुश्किल है, बट क्योंकि आप हार गए हैं और आपको रनों की ज़रूरत है, थोड़ा तो बदलाव होगा टीम में, कंडीशंस भी मैनचेस्टर में अलग होंगी। हो सकता है कि, और देखिए आपके पास बैटर वेटिंग, मैं वही कहता हूँ कि इस टीम में जहाँ पर कई खिलाड़ी जैसे जुरैल या सरफराज या अभिमन्यु ईश्वरन जो काफ़ी रन उन्होंने भी बनाए हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में या जब जब मौके मिले, वो अगर स्क्वाड में ही नहीं है या स्क्वाड में है तो बाहर बैठे हैं, तो आपको इतना लंबा चांस मिल भी नहीं सकता। तो बाकियों का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। लाइन लंबी लगी हुई है आपको, मतलब दबाव तो है करुण नायर के ऊपर भी। बट जायसवाल के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। जायसवाल जैसा आपने बताया भी कि अगर कंडीशंस फेवरेबल हों तो फिर वो ठां एकदम बल्लेबाजी करते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए थोड़ा एक टेम्परामेंट की भी आवश्यकता होती है। किस गेंदबाज को टारगेट करना है, कब करना है, जो मैच अवेयरनेस की बात होती है, कोच साहब का भी तो काम है ना बताना। पहली पारी में आपसे गलती हो गई, आपने जोफ्रा आर्चर को वैसे किया, दूसरी पारी में नहीं। वो देखिए एक चीज़ तो है, अब हमें पता नहीं क्या कॉन्वर्सेशन है, कोच क्या बताते हैं क्या ब्रीफ क्या नहीं जाती है। बताते हैं, और खिलाड़ी की अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है। देखिए जायसवाल को मैं ये तो नहीं कहूँगा गेम अवेयरनेस नहीं है, कोई खिलाड़ी ऐसे ही शतक दोहरे शतक नहीं लगाता जिस तरह से जायसवाल ने लगाए। तो भाई ठीक है कंडीशंस वहाँ अलग हुई हों, बट गेम अवेयरनेस तो वहाँ भी चाहिए होती, कब किसको अटैक करना है, कब डिफेंस में जाना है, कब है, और वो जायसवाल ने बहुत दिखाया। तो मुझे लगा उस लिहाज में वो पके पकाए प्लेयर हैं, टेस्ट लेवल के प्लेयर हैं, टेम्परामेंट है, सब कुछ है। परेशानी वही आती है जब जो कंडीशंस है वो माकूल ना होना आपके खेलने के अंदाज में, तब आप कैसे एडजस्ट करते हो। जब एकदम ही बिल्कुल, जैसे कई बार हम ओवरसीज बैटर्स को उनकी तारीफ करते हैं ना, जब वो इंडिया आते हैं और एकदम रैंक टर्नर होता है, तो कई खिलाड़ी है, जो रूट है, स्टीव स्मिथ है, वो खड़े होकर शतक लगाते हैं, तो हम क्यों उनको इतने उस लेवल के बैटर मानते हैं, क्योंकि हमें पता है ये उनकी गेम नहीं है, उनकी गेम अलग कंडीशंस में है और उसमें वो ढेर सारे रन बनाते भी हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ है। पर आज कंडीशंस अलग थी तो उन्होंने गेम को पूरी तरह से चेंज कर दिया, उस अंदाज में बैटिंग करी उन्होंने जिस चीज़ की ज़रूरत थी, तो वही एक बड़ा बैटर बनाता है। जायसवाल की मैं सुन रहा था इंग्लैंड के कई पूर्व खिलाड़ी भी बड़ी हाईली रेट कर रहे हैं जायसवाल को, और
काफ़ी हद तक हो भी सकता है, वो फ्यूचर ग्रेट भी बन जाए, लेकिन उनको इस पहलू पे काम करना पड़ेगा कि जब कंडीशंस आपके लिए नहीं है या आप कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ पे आपको कैसे कंडीशन से लड़ना है, वहाँ कहाँ आपको अपनी विकेट जल्दी नहीं देनी और कहना है कि चलो यार देखते हैं क्या हो गया अगर मैं, देखिए वो भी है ना, एक ये अलग स्किल है कि बुरा लग के बैटिंग करना, बड़ा अगली दिख के बैटिंग करना। खिलाड़ियों में देखिए ईगो होती है, खिलाड़ी में ये होता है मैं बड़ा स्टार हूँ, मैं आईपीएल का स्टार हूँ, मैंने इतने शतक लगाए हैं मेरे, वो हो जाता है, सबके साथ होता है, और इतने बड़ा खिलाड़ी है वो इस लेवल से ऊपर तक पहुंचता है तो उसको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है ना। तारीफ भी तो होती है ना, जैसे हम एवी डिविलियर्स का उदाहरण है हमारे सामने, टेस्ट क्रिकेट में वो एक पारी जो उन्होंने खेली थी, है ना, कितनी धीमी बल्लेबाजी की थी उन्होंने, अपने नेचर के बिल्कुल अपोजिट। तो बड़ा तो खिलाड़ी वैसे ही बनता है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जायसवाल कितना भी आप बाहर से कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, एंड ऑफ द डे तो खिलाड़ी को दिखाना पड़ेगा नहीं मेरे में भूख है। और वही चीज़ आपको बुरा लगने की भी आदत डालनी होगी, कोई बात नहीं बुरा लग रहा हूँ, देख आप सबसे बड़ा उदाहरण होता था सचिन तेंदुलकर, मतलब आप इमेजिन करें वो अपनी मेजॉरिटी ऑफ हिस करियर में भारत के तो बेस्ट बैटर थे ही, दुनिया ग्लोबली बेस्ट बैटर थे, मतलब उनकी इतनी रेपुटेशन थी, जहां भी चल के आते थे लोग खड़े होकर ताली बजाते थे। अब उस बल्लेबाज का आप सोचिए कि वो खेल रहा है और प्ले और मिस हो जा रहा है, प्ले और मिस हो जा रहा है, और क्राउड तो देखे जा रहा है, बोले जा रहा है, लेकिन उसको देखो कैसे अपनी ईगो पे काम कर रहा है कि यार कोई भी हो, आप और मैं भी हो ना, अगर हमारी वो चीज़ हो और हम मैं अगर बोलने का मेरा काम है, मैं स्टेज पे जाऊं तो मैं इस चीज़ पे फ़ख्र करता हूँ ना कि मैं अच्छा बोल पाऊंगा या उस तरह से बात करूंगा, ऑडियंस से बात करूंगा, जो भी है। और अगर नहीं कर पा रहा हूँ, ऑडियंस का रिएक्शन वैसा नहीं आ रहा है, ये सब आ रहा है, फिर भी लगे रहना, वो नहीं हो पाता, बड़े बड़े लोगों से नहीं हो पाता। तो आपको अपने हुनर पे इतना कॉन्फिडेंस होता है। अब वही मूवी कहता सचिन तेंदुलकर, कोई बात नहीं, पर वो गलत शॉट नहीं खेलेंगे, कोई बात नहीं, लग रहा हूँ ठीक है, आधा घंटा 1 घंटे गालियां भी सुन ली होंगी, क्राउड से सुनाई तो देती होंगी, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। आया है कि नहीं, हो सकता है 40 मिनट बाद आया, 1 घंटे बाद आया, धीरे धीरे आपने दुनिया के सबसे अगलीस्ट 40 रन बनाए, उसके बाद थोड़ा गेम बने, वो 100 में बदल गया, लोग भूल गए वो 40, 100 याद है। तो ये चीज़ डेवलप खुद ही करी जा सकती है, ये तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई सिखा सकता है। ये अपने आप पे काबू करना, अपनी ईगो पे काबू करना कि ठीक है मैं जो भी हूँ, यहाँ तो मैं जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ ना, रन मैंने जितने भी बनाया। तो ये चीज़ आई थिंक यशस्वी जायसवाल को इस पे काम करना पड़ेगा। देखिए एक तो टेक्निकल काम है, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये अपने मेंटली उस पे काम कि ठीक है मैंने गिफ्ट नहीं करनी आज विकेट, लगा रहता हूँ, प्राइस टैग रखना है, हाँ प्राइस टैग लगाना, क्या हो जाएगा 2-3 यहाँ लग जाएंगी बोल रहे, ठीक है 2-3 बार मैं ऐसे खेलूंगा, ऐसे लगेगा नौसिखिया है, कोई बात नहीं, क्या पता वही आधा घंटा 40 मिनट के बाद मैं अलग ही बल्लेबाज लगूं। वो चीज़ है, आई थिंक विद टाइम आएगा। क्या होता है ना, देखिए इसमें मैं फिर वापस आईपीएल को ला रहा हूँ, वो जो आते हैं आपकी बिगाड़ भी देता है, क्योंकि आईपीएल में क्या होता है, आप 20-25 रन इस तरह से बना देते तो भी आप हीरो बन के जाते हो। तो आप क्या सोचते हो, यार ये कंडीशन टफ है, यहाँ रुका रहूंगा तो आउट ही हो जाऊंगा, लगाता हूँ 40-50 आ गए तेज तो भी हीरो ही हूँ, है ना, क्या सोचना। वो माइंडसेट थोड़ा बदलना आसान नहीं है। जब भी भारत की हार होती है, सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर के चर्चे होने लगते हैं, ट्रेंड करने लगते हैं गौतम गंभीर। 2 टेस्ट मैच के बाद गौतम गंभीर का भविष्य आप क्या देखते हैं? 12 में से 8 हार हो चुका है। देखिए मैं इसको 2 अलग तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि ये एक दूसरी टीम के साथ एक इंडियन क्रिकेट की नई शुरुआत है, वो एक अलग टीम थी, आपने उसमें बदलाव किए हैं, तो अब आप उनको जज करेंगे क्या वो रहेंगे या नहीं। देखिए अगर आप यहाँ से सीरीज़ बुरी तरह से हार जाते हो, फर्ज करो आप बाकी 2 टेस्ट मैच भी हारते हो, 1 साइडेड हारते हो, तो वो डीमोरलाइजिंग रहेगा, शायद फिर उस पर आप पुरानी सीरीज़ देखते हुए चर्चा करोगे। पर अगर ये टीम जैसे जिस अंदाज में अभी तक सीरीज़ गई है, चाहे सीरीज़ का नतीजा कोई भी हो, बट इस तरह से फाइट करेगी अगर इंडियन टीम है, एक युवा टीम जिसको जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था आपने ज़्यादा चांस नहीं दिए थे, तो हो सकता है आप उनके टेन्योर को अलग तरीके से देखें। जैसे शुभमन गिल द कैप्टन ऑल्सो, आप उनको उनकी कप्तानी सिर्फ स्कोर लाइन से जज नहीं करोगे, आप जज करोगे कि किस अंदाज में टीम के लिए कैसे। अगर आप फर्ज करो अगला टेस्ट मैच में 20-22 रन से हारते हो, फाइट देके हारते हो, तो मुझे नहीं लगता कि उतनी आलोचना होगी या फिर उतने बड़े फेरबदल आप करना चाहोगे, सब चीज़ें बदल दो। अगर आपको लगे टीम राइट ट्रैक पे है, हाँ यहाँ से एकदम कैपिचुलेट कर जाए टीम, एकदम ही धड़ाम कर जाए, हाँ गिर जाए और बुरी तरह पिटाई हो 2 टेस्ट मैच में, फिर थोड़ी चिंता की बात है। हो सकता है फिर आप कोचिंग पे आप सवाल खड़ा करो, बट मैं ये कह रहा हूँ आसान नहीं हो सकता एक
एक युवा टीम के साथ इंग्लैंड जाना बट और सर सीरीज जीतने की तो उम्मीद मेरे वैसे ही नहीं थी हमने शुरुआत से पहले। चांस इसलिए नहीं दिया था क्योंकि हमारी एक युवा टीम जा रही थी, क्या कॉम्बिनेशन होगा, कौन खेलेंगे, तमाम बातें अस्पष्ट थी उस समय। लेकिन एक चीज़ हमें देखनी चाहिए ना कि इंग्लैंड की भी जो साइड है वो भी तो थोड़ी डिप्लेटेड है ना। वहाँ एंडरसन नहीं है, ब्रॉड नहीं है ना। यार बल्लेबाजी में आप देखें जैक क्राउली जैसे खिलाड़ी जिनके 30-32 के एवरेज हैं, तो हैरी ब्रूक खेलते हैं, कभी उनकी टेक्निक को लेकर के सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें। इंग्लैंड के पास भी तो समस्याएं हैं, उनकी गेंदबाजी भी थोड़ा कमज़ोर है, तो आपके यार पास एक मौका तो था। नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि इंग्लैंड में वही कह रहा हूँ ना, पिछले 30 साल से मैंने इससे भी बुरी बुरी इंग्लैंड की टीमें देखी है, हम्म, लेकिन इंडियन टीम फिर भी हार के आई है। कहने का मेरा मतलब तभी ये सर है, इसलिए हार जाती थी ना कि बुमराह जैसे गेंदबाज आपके पास नहीं हुआ नहीं तो करते थे। कुछ ना कुछ तो कमजोरी आपके पास होती थी ना। आपके पास अच्छे अच्छे गेंदबाज थे। एक टाइम पे था जब आप ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, मतलब टॉप ऑफ द टॉप लोग थे। लेकिन मैंने तो इंग्लैंड में 4-0 भी देखा है भाई, 2011 में दिग्गजों की टीम थी वो भी। राहुल द्रविड़ भी थे, वीवीएस लक्ष्मण भी थे, सचिन तेंदुलकर एमएस थे, धोनी भी थे, सचिन तेंदुलकर भी थे, गौतम गंभीर, वीरेंद्र वीरेंद्र सहवाग, सहवाग। मतलब दिग्गजों की टीम थी। बॉलर भी आपके पास बड़े बड़े थे। प्रवीण कुमार जो उन कंडीशन में कहे जाते थे, जहीर खान, वो ठीक है इंजरीज भी हुई उस वक्त या जो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये कहना कि इंग्लैंड की टीम कमज़ोर है, अरे इंग्लैंड की टीमें इससे पहले भी कई कमज़ोर टीमें थी और भारतीय टीम वहाँ जाती थी। फिर भी अब जैसे आप 96 जो वो इंडियन टीम जब गई थी, जब डेब्यू किया राहुल द्रविड़ राहुल और और गांगुली हाँ ने। हाँ, तब भी मुझे नहीं याद आता कि इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप कुछ बहुत, थिंक क्रिस लुइस थे जिनका ठीक ठाक ही उनके लीडर ऑफ द अटैक थे। तो ऐसा भी नहीं था कि यार आपके पास एंड्रू फ्लिंटॉफ या स्टीव हामसन टाइप बॉलर्स थे। गेंदबाजी भी नहीं थी। तो ऐसे कई स्टेजेस आए कि इंग्लैंड की टीम भी बड़ी साधारण सी नजर आई, लेकिन क्या होता था एलियन कंडीशंस में बल्लेबाज भारतीय भी टीम को स्ट्रगल करते थे। परेशानी आती थी। आपके आते थे 100, कोई मार जाता था, इसलिए आप वो 100 सेलिब्रेट करते थे, रेयर होते थे। तो वो एक बड़ा कारण था। तो यहाँ पर फर्क क्या आया कि अब आपके पिचेस जो 2 पहले दे दी, वो तो इंग्लैंड जैसी पिचेस थी नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं बड़ा हैरान था कि इंग्लैंड टेस्टिंग क्योंकि वो कंडीशंस नहीं दिए उसने शुरुआत में। बैस बॉल इतना करता है, खेलना चाहता है, वो टेस्टिंग कंडीशन ही नहीं दे रहा। देखें, टेस्टिंग कंडीशन में उनके उनके नज़रिए से भारत के लिए अच्छा है, उनके नज़रिए से उनके बड़े फायदे हैं। एक, उनके बल्लेबाज, मैं कह रहा हूँ उनका फ्लैट कंडीशन में ये इंडियन टीम, अगर मैं सुपर सेलेक्टर खेल रहा हूँ ना टीमों का, फ्लैट कंडीशन में मैं ये इंडियन बैटिंग लाइनअप लूंगा, सीमिंग कंडीशन में वो इंग्लैंड लूंगा। क्यों? क्योंकि चाहे आप क्रॉली, ब्रूक, इन सबको कुछ भी बोले, बट उनका स्टेपल डाइट वो है ना, दाल चावल है उनके लिए। बचपन से उन्होंने वही वहीं खाया पे ना। हमने अगर बचपन से दाल चावल खाया, पेट खराब है, हम वही खाएंगे ना। अब इंग्लैंड में वैसा नहीं होगा, वो सूप लेंगे या कुछ है, वो उनका स्टेपल डाइट घर पे की जाएंगे, खेती है है कि उनकी। नहीं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाएंगे जो है स्टेपल। तो वो वही चीज़ है, क्योंकि आपका एवोल्यूशन, आपकी बॉडी वही चीज़ अडेप्ट करती है। आपके पुरखों ने भी वही खाया, तो आप भी वही खाएंगे, तो आपका हाजमा ठीक रहेगा। हमें भी वही खाना पड़ेगा जो बिल्कुल। हमारे पुरखों ने खाया ना, तो वही चीज़। तो वैसी अगर आप देंगे तो नेचुरली, क्योंकि वो स्कूल क्रिकेट, कॉलेज में या काउंटी क्रिकेट में वो पले बड़े हैं, खेले हैं, उसमें है, उससे क्या होता है, बॉलिंग भी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। भारतीय बॉलिंग लाइनअप मैं मानता हूँ बेहतर है, लेकिन इसीलिए क्या होता है, बेहतर बॉलिंग लाइनअप फ्लैट कंडीशन में भी जानता है विकेट कैसे निकालने। जैसे ही कंडीशन हो जाएंगे, जैसे आपने देखा लॉटरी टाइप हो गया, तो एवरेज बॉलिंग लाइनअप भी आपको परेशान कर देगा, क्योंकि फिर तो लेंथ पे मारना है, फिर बॉल ही करेगी। बिल्कुल, जो तो वो करना है। स्किल चाहिए नहीं जो जसप्रीत बुमराह के पास है। तो इंग्लैंड का बहुत फायदा था अगर वो टेस्टिंग कंडीशन देते। इंग्लैंड ने देख नहीं दिए, पर दूसरे टेस्ट मैच के बाद रियलाइज हुआ कि थोड़े तो दो, फिर भी थोड़े बच बच के ही दिया उन्होंने, घास फिर भी काट दिया आखिर में, लेकिन फिर भी ऐसी दी कि यार जहाँ गेंदबाजों को मदद मिले, देखिए वो जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैनचेस्टर में फर्ज करें ग्रीन कंडीशन, ओवरहेड कंडीशन होंगे, इंग्लैंड से भी रन नहीं बनेंगे, इंडिया से भी रन नहीं बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा पलड़ा इंग्लैंड का वहां पे भारी भारी हो जाता रहेगा। है। तो इसीलिए ऐसी परेशानी होती थी। ये नहीं कि टीमें अच्छी नहीं थी इंग्लैंड की, क्योंकि वो कंडीशंस बहुत मैटर करती। इंडिया में भी देखे ना, बड़ी बड़ी टीमें आती थी, स्टीव वॉक की टीम आती थी, बेहतर ही लगती थी ना इंडिया से ऑन पेपर, नहीं जीत पाते थे इंडिया, क्योंकि हमारी कंडीशन थी। बिल्कुल। शेन वॉर्न दुनिया भर में कुछ कर लेते थे, इंडिया में नहीं कर पाते, हमारी कंडीशन थी, हमें पता था। वहाँ मकरा, शेन वॉर्न, ब्रेट ली, गिलिस्पी, है ना, वही आप उनको कहीं और खिलाएं इंडिया के खिलाफ, आपको पता है कैसे। नागपुर में आपने एक पिच दी तो उन्होंने दिखा दिया क्या होता है। तो वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि
इंग्लैंड की टीम कैसी भी हो, कंडीशंस मैटर करते हैं। हाँ डिसाइड करेंगी। ठीक है, तो इसको रैप अप करते हैं अपन। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तो चूंकि अभी एक हफ्ते का टाइम है, थोड़ा टीम इंडिया भी सेटल कर जाएगी। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है इस हार से। हाँ सबक लेनी चाहिए कि जो छोटे छोटे मोमेंट्स आए, जो छोटे छोटे मौके बने, उनको आपको ग्रैब करना चाहिए था। तो हो सकता है नतीजा कुछ और होता। तो मुझे लगता है ठीक है, हार हार होती है, लेकिन आपने सरेंडर नहीं किया, लड़कर हारे। और मैनचेस्टर दर्शक में क्या कह रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे? दर्शक तो तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। नहीं ठीक है, सब वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई एक राय थोड़ी कोई गॉस्पल ट्रूथ है कि जो बोल दिया वही दर्शक है। हमारे वो हैं, कुछ लोग हैं थोड़ा वहाँ भी यही दो तो क्रिकेट का मजा दो है। धड़ों में डिवाइडेड हैं। अच्छा। एक कह रहे हैं कि नहीं, जड्डू जो है द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर और बेस्ट ऑलराउंडर इस एरा का है। अक्रॉस, मतलब फॉर्मेट तो नहीं, मतलब टेस्ट क्रिकेट में अभी आपका कहीं भी, क्योंकि आप देखें लोग शेयर कर रहे थे और कंपेयर कर रहे थे कि आप बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड इंग्लैंड से बाहर उठा करके देख लो, जड्डू का भी रिकॉर्ड इंडिया से बाहर उठा करके देख नहीं, लो। बेन स्टोक्स का अगर आप देखे हैं, और बड़े अच्छे ऑलराउंडर है, बड़ी जान लगाकर उन्होंने गेंदबाजी भी की, 3 विकेट भी छिटकाए, लेकिन बेन स्टोक्स कैसे बने? अपने बैटिंग से बने ना। बड़ी बड़ी उन्होंने पारियां खेली, वर्ल्ड कप की टेस्ट मैचेस जिताए इंग्लैंड को। ये वो बेन स्टोक्स कितने साल से नहीं देखे मैंने, बैटिंग वाले बेन यस। स्टोक्स। भाई इस सीरीज में भी अब इस टफ सिचुएशन थी, आप स्क्रीनिंग में पारी खेल रहे थे, वहां बेन स्टोक्स को मारने चाहिए थे 70 रन। 193 का 250 टारगेट Yes. उनका ही काम था ना। ये क्लच प्लेयर है ना वो, बिल्कुल बिल्कुल। पर वो बल्ले के साथ हो ही नहीं रहे। ठीक है, वो मैन ऑफ द मैच बन गया क्योंकि उन्होंने जान लगाई पूरी और विकेट commitment लिए, वो दिखाई। रन आउट था, तो सारी बिल्कुल चीजें। मान रहा हूँ, बिल्कुल बट वो वही चीज है द बैटर बेन स्टोक्स हम नहीं देख पा रहे हैं। भाई, उनका नाम ही उससे बना था। बेन स्टोक्स बने थे बिकॉज ऑफ बेन स्टोक द बैटर। एक क्लच प्लेयर है भाई वो। T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ क्रिटी सिचुएशन क्लच रन बना के निकाल दिए थे, बिल्कुल है ना। तो वो थे बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स पे भी बहुत प्रेशर था। यही मैच इंडिया पे चला जाता, सीरीज हार जाते, बिल्कुल तो बिल्कुल। बेसबॉल ही बंद कर देते। बेसबॉल तो वैसे भी सर, इसका नैरेटिव तो खत्म ही है ना। हाँ खत्म है। ये कहा गया कि चलो इंडिया आएगी तो बेसबॉल देखेंगे, वहां भी नहीं देखा। अब इंडियन टीम वहां गई, वहां भी बेसबॉल। वही आप 2.5 के रन रेट से रन बना रहे हो, हाँ ठीक है आप जीत गए मैच, उसमें आपका क्रेडिट है पूरा, बट वो बेसबॉल वाला नैरेटिव तो ध्वस्त ही हो गया है। वो कहते बेसबॉल विद ब्रेन। मैं कहा उसको वो क्या मतलब है, मतलब क्रिकेट हुआ ना वो तो। एग्जैक्टली। अब क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो तो पूरी दुनिया, सारी दुनिया की टीमें इतने दशकों से वही खेल रही थी। बिल्कुल। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम भी वैसे वही ही खेल रही है, सही बात ग्रेट है। वेस्ट इंडियन टीम भी वैसे ही खेलती थी। तो ऑस्ट्रेलियन टीम का आपने नाम लिया, बस चर्चा थोड़ी सी कर देता हूँ। पूरी दुनिया अरे जब हाँ। लॉर्ड्स पर निगाहें जमाई हुई थी, वेस्ट इंडीज की टीम सुमड़ी में 27 पे सिमट गई। मैं पता क्या सोच रहा था, मैं वो देख रहा था मैच के हाइलाइट्स वगैरह, बट मेरे जहन में लॉर्ड्स मैच ही था। पर मेरे पता क्या आया मेरे ख्याल, मैं बोलैंड को बॉलिंग करते हुए देख रहा था। वैसे ही इंडिया के खिलाफ तो आपने देखा है। मैं कह रहा था बोलैंड अगर डाल रहा होता लॉर्ड्स में ना, वो तो 90 रन भी नहीं बनने देता, भाई क्योंकि वो जो लेंथ चाहिए थी ना, जो आर्चर को कभी कभी टप्पे पे पड़ रही थी और विकेट मिल रही थी, बिल्कुल बट क्योंकि आर्चर कंसिस्टेंट नहीं है, है। बोलैंड वो उस टप्पे पे 10 में से 9 बॉल डालनी थी, बिल्कुल विकेट निकाल जाता। वही मैं कह रहा था, स्कॉट बोलैंड ये लॉर्ड्स की पिच पे डाल रहा होता बॉल, तो उसने 90 पे ऑल आउट कर देना था कोई भी टीम को। सही बात। बॉल पुरानी होने नहीं देता, सॉफ्ट तो बाद की बात है। फिर मैं कह रहा था ऐसा, फिर मैं वो सोशल मीडिया पे गया, वहाँ सब कहने लगा अरे बोलैंड शुड प्ले मोर टेस्ट मैच। क्या बदकिस्मती है, इतना बात सही है, लेकिन फिर मैं सोच रहा था खिलाते किसकी जगह? सही बात है। हेजलवुड को आप करते, कमिंस को करते, या स्टार्क को करते, किसको किसको हटाएं? वही समस्या ऑस्ट्रेलिया के साथ है। जो मतलब देखते हैं अपन, चूंकि वो भी खेलते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट उनका भी होता होगा, बट ऑलमोस्ट आप देखें अगर बड़े सीरीज में अगर कोई वैसी मेजर इंजरी नहीं है, तो आपको ये तिकड़ी जो है ना पेस की दिखती है खेलती हुई। भारत के साथ वो कब होगा जब फिट वही स्टार्क 100 टेस्ट मैच खेल गया यार, बताओ। वही ऑल फॉर्मेट बॉलर है, आईपीएल भी खेल लेते हैं बीच बीच में। वही 100 टेस्ट मैच, हमारी फिटनेस कहाँ अलाउ करेगी? शांत शर्मा खेल गए वो भी, लेकिन ब्रेक गैप वैप लेते कहीं ना इंजरी कहीं वगैरह पहुंच गए। ओडीआई वगैरह तो छोड़ ही दिया था उन्होंने, ओडीआई पहुंच गए, लेकिन अब मुश्किल है 100 टेस्ट मैच। बुमराह इतने बड़े टैलेंट है, खेल सकते हैं 100 टेस्ट में? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं खेल सकते। नहीं, मैं तो ये देख रहा था कि चलो 3 जो आपके गेंदबाज हों एटलीस्ट, जो आप उन्हीं पे रिलाई कर सको। मतलब मोस्टली हमने देखा है, जैसे एक ज़माने में मैं जब ज़हीर खान और इरफान पठान एक साथ ही खेल रहे थे,
तो मैं बहुत मैनिफेस्ट करता था कि इन दोनों को एक साथ कब टीम में देखूं, क्योंकि जैसे ही एक बंदा आता था फिट होकर के दूसरा इंजर्ड हो जाता था। हाँ तो वैसा ही सिचुएशन अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन लगातार ऐसा एक साल 2 साल का टाइम है जब बुमराह, नहीं, मुझे लगा सिराज। शमी, उमेश, ईशांत ये खेले थे हम्म, एक साथ काफी टाइम तक, मतलब तिकड़ी। चली थी वहां हाँ, पे। भुवनेश्वर भी आ गए थे, ये कुछ समय तक खेले भरत थे। अरुण के टाइम पे वो जो बनी थी वो। हाँ हाँ, वो 4 फास्ट लॉर्ड्स में जो पिछला टेस्ट मैच जीते थे 4 खेले थे ना फास्ट बॉलर। हम्म, ईशांत, उमेश, शमी और बुमराह आई थी। हाँ बुमराह, बुमराह। 21 वाला जो आप, हाँ बुमराह की पार्टनरशिप भी हुई थी ना अच्छा, शमी और हाँ बुमराह हाँ की। हाँ। हाँ, हम्म। तो चारों मतलब अच्छी हाँ हाँ, फास्ट बॉलिंग, चौकड़ी प्रॉपर एकदम। प्रॉपर। हाँ वो है, बड़ा वही, आप हर फॉर्मेट खेल रहे हो, फास्ट बॉलर्स पे वर्कलोड इतना है, बड़ा मुश्किल है। या तो आपको चूज करना पड़ेगा, आप टेस्ट क्रिकेट के लिए रखो अलग, अब बट कौन आईपीएल छोड़ेगा यार, सही बात वो है। भी इशू है। ठीक है, तो हम्म। चर्चा तो चलती रहेगी। इतना ज़बरदस्त मैच हुआ है, बट अगले हफ्ते हम हाजिर होंगे तो अगले टेस्ट मैच का अगले थोड़ा हफ्ते सा। पॉडकास्ट पे आप जो सवाल इस पॉडकास्ट पे लिखे होंगे लोगों ने, वो कुछ लेके आ जाइए, मतलब नहीं, वो इस हम बार भी लोग। मैंने कुछ शामिल किए जो ग्रुप पे भेज देते हैं लोग कि ये अच्छा, पूछेगा ये हाँ, पूछेगा, तो मैं शामिल कर लेता हूँ। तो उनका नाम लेके आप हाँ, अगले अगली पॉडकास्ट, बार नाम लेकर के करेंगे। जो जो इस वाले पॉडकास्ट पे कमेंट कर लेंगे उनके कुछ आप पिक कर लेना अच्छे बिल्कुल। सवाल, और वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में उनके नाम के साथ ले लेंगे। डन डन। है ना? तो ऐसा करते हैं, आप कमेंट करिए यूट्यूब पे, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर उससे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लगा दूंगा, वहाँ से आप पहुँच सकते हो वहाँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।